हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव शर्मा और आज का टॉपिक है ओशियन करंट्स के इफ़ेक्ट्स। जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं, उनके क्या प्रभाव होते हैं। तो चलिए, आई होप आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि समुद्र में किस प्रकार से ओशियन करंट्स चलते हैं, कहाँ पे किसका क्या क्या नाम है, वो सब आप देख लेना। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी नाम लिखने की, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ जलधाराएं बना दी है उनकी दिशा सहित। लाल जलधारा यानी कि वो गर्म है, और नीला मतलब कि वो ठंडा है, और ग्रीन कलर से मैंने जो बनाया है वो इक्वेटोरियल करंट, वो है अपना प्रतिविषुवत धारा। ठीक है, बाय द वे आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ इसमें अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो जलधाराओं के प्रभाव होते हैं इनको आप कुछ भागों में बांट सकते हो, कुछ हेडिंग्स में इनका अध्ययन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला प्रभाव है जलधारा का क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव, कि जो जलधारा जहां पे बह रही है जिस स्थान पे, वहां के जो तटीय क्षेत्र है वहां के तापमान को वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, सीधे तौर पे प्रभावित करती है। ठीक, और ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और ये प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों हम देखते हैं। पहले हम एग्जांपल या पहले हम डिस्कस करते हैं वार्म करंट, कि गर्म जलधारा किस प्रकार से असर डालती है। वार्म करंट क्या है? जब भी ये किसी तटीय क्षेत्र से होकर बहेगी तो नॉर्मल सी बात है उसका तापमान बढ़ा देगी, और यदि वहां वो ठंडे क्षेत्र हैं, यदि ठंडे क्षेत्रों से होकर वो गर्म जलधारा बह रही है तो उनकी तो मौज हो गई, मतलब कि उनको फायदा हो गया, उनका तापमान जो है वो ज्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियनिक करंट। मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल लूं गल्फ स्ट्रीम का। गल्फ स्ट्रीम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। कारण क्या है कि गल्फ स्ट्रीम जब भी इसका जो पानी है ये यूरोपियन क्षेत्रों में जब पहुंचता है, आई होप कि गल्फ स्ट्रीम आप सभी को पता होगा, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। इसका पानी जब यूरोपीय क्षेत्रों में पहुंचता है तो यूरोप के पश्चिमी तटों पर ये तापमान को बढ़ा देता है। आप सभी के पास एटलस होगा, आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो यूरोप है हमारा, यूरोप ये हाई लैटिट्यूड एरियाज पे है, ये पूरा यूरोप ये, तो इसका तापमान जो है बहुत कम होना चाहिए। इसी के कंपैरिजन में रशिया देखूं मैं तो उसके साइबेरियन प्लेन्स जो हैं काफी ठंडे क्षेत्र हैं वो, लेकिन यहां पे बात की जा रही है यूरोप की, तो ये उतने ठंडे नहीं है। कारण है इसका सीधे तौर पे गल्फ जलधारा। ये जलधारा क्या करती है, ये जहां से होके बहेगी वहां के तापमान को बढ़ा देगी। इनफैक्ट जो ऊपर के जो ये जो पोर्ट है यहाँ पे रशिया वगैरह के, मरमुन्स्क कुछ नाम है उसका, वो साल भर अगर खुला रह पाता है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम। ये क्या करती है, ये तो एक तो सैलाइन वाटर है, और जब सैलिनिटी ज्यादा होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है, माइनस में चला जाता है। तो उससे मतलब क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो ही पानी जमेगा, वरना नहीं जमेगा। तो ये सैलाइन वाटर है और प्लस ये गर्म है, तो इस पानी की वजह से यहाँ पे जो है नेविगेशन, नौकायान संभव हो पाता है, और गर्मी तो बढ़ ही रही है। ठीक, यूरोप का जो आप आइडियल क्लाइमेट आप देखते हो, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ इस जलधारा का है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा का। ठीक, इनफैक्ट यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो बारिश होती रहती है उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ की समुद्री जलधाराओं का है। ठीक, तो ये तो आपने देखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट गल्फ स्ट्रीम का। यही गल्फ स्ट्रीम निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। निगेटिव कैसे? देखिए, यहाँ से होकर बह रही है तो ये जो मैक्सिको के तटीय क्षेत्र हैं और अमेरिका के साउथ ईस्टर्न क्षेत्र हैं, ये यहाँ पर ये जो है काफी जो गर्म जलधारा है, तो हीट स्ट्रोक का काफी प्रभाव रहता है। जो यहाँ पे गर्म हवाएं बहती हैं, और कभी कभी ये कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि यहाँ पे लोगों की मृत्यु भी होने लगती है केवल हीट स्ट्रोक की वजह से। ठीक, ये गर्म जलधारा होकर बह रही है, यहाँ से जो अगर कोई हवाएं स्थल की ओर चलेंगी तो वहाँ वो गर्म होंगी और वहाँ पे जो है लोगों को परेशानी हो सकती है। सिमिलरली इस गल्फ स्ट्रीम का जो फायदा यूरोप को मिल रहा है वो यूएसओ को नहीं मिल पाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। इसका प्रमुख कारण ये है, ये देखिए, ये पछुआ पवन का क्षेत्र है। ये आपने देखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, इसके ऊपर पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें इसको सरकाते हुए ले जाएंगी ईस्ट की तरफ। तो गर्म पानी जो है पैदा जरूर यहाँ हुआ था लेकिन चल पड़ा ये इस तरफ। तो क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड वॉल जनरेट होती है, ठंडा जल निकल के ऊपर आ जाता है। क्यों? सतह का पानी हट गया तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप वीडियो में देख लेना, नॉर्थ अटलांटिक करंट वाली वीडियो। ठीक, तो इस वजह से इस गर्म जलधारा का फायदा यूएसए को नहीं मिल पाता है, तो ये निगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोल्ड करंट की बात कर लूं तो ये कोल्ड करंट क्या करती हैं,
ऑब्वियसली ये जहां भी जाएंगी वहां के तापमान को गिरा देंगी, नेचुरल सी बात है। ठीक, सो जितने भी कोल्ड करंट्स हैं इनकी वजह से जो है वहां पर संबंधित क्षेत्रों में स्नोफॉल होने लगता है। जैसे कि मैं ठंडी जलधाराओं की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये फॉकलैंड करंट आपको दिख रही होगी, फॉकलैंड करंट, लैब्राडोर करंट, इनकी वजह से यहाँ के तापमान बहुत गिर जाते हैं, इनकी वजह से यहाँ के तापमान भी बहुत गिर जाते हैं। ये क्यूरोशियो करंट, इसकी वजह से जापान का तापमान भी काफी गिर जाता है। इनफैक्ट जापान में जो स्नोफॉल होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ इस क्यूरोशियो करंट का है। ठीक, तो ठंडी जलधाराएं अपने तटीय क्षेत्रों के तापमान को गिरा देती हैं, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हम देखें जलधाराओं का अगला काम होता है हीट बैलेंस मेंटेन करना। हीट बैलेंस मेंटेन कैसे? देखो ये पृथ्वी है आपकी, आपकी मतलब हमारी, है ना। पृथ्वी 24 घंटे में जितना सूर्य से ऊर्जा लेती है 24 घंटे में उतना रिलीज भी कर देती है, हीट बैलेंस जीरो रहता है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूं तो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है वहां पे इतनी हीट मिलती है दिन भर में कि रात भर में उतनी रिलीज नहीं हो पाती है। इस वजह से ये जो एरिया है ये नेट हीट सरप्लस एरिया है, ये जो है शुद्ध रूप से हीट में यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई जाती है। अब हिंदी में आप देख लेना क्या बोलेंगे इसको। इसके ऊपर जो ध्रुवों के आसपास का यह हाई उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है ये नेट हीट डेफिसिट जोन है। ठीक है, यहाँ पे जो हीट कम पाई जाती है, दिन भर में उतनी हीट नहीं मिलती है, इतना रात भर में रिलीज कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे घाटा रहता है हीट का। तो अब क्या होता है, जलधाराएं इस गर्म स्थल से ठंडे स्थल की ओर चलती हैं, हीट यहां से यहां ट्रांसफर कर देती हैं। ऐसे ही ठंडी जलधाराएं गर्म की ओर चलती हैं तो जो है वहां के ठंडे जल को यहां ट्रांसफर कर देती हैं। इस तरीके से हीट बैलेंस बना के रखती हैं पृथ्वी का ही। अदरवाइज तो पता पड़ा ये यहाँ पे गर्म होते होते वन फाइन डे ये पूरा पिघल जाएगा, है ना। तो ऐसा कभी होता तो है नहीं है, सिंपली बिकॉज अच्छा हवाओं के द्वारा भी हीट का जो मिक्सचर होता है वो एटमॉस्फेयर में पढ़ लेंगे हम। अच्छा, रेनफॉल में भी जो है इन जलधाराओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। देखिए ये एक थंब रूल है, आप बिल्कुल मान के चलिएगा, जो गर्म जलधारा होगी हमेशा यही वर्षा करवाएगी। ठंडी जलधारा वर्षा को डिस्करेज करती है, वर्षा नहीं होने देती है ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा वर्षा कराती हैं। अपनी जो मॉनसूनी जलधारा है वो भी तो गर्म है, उन्हीं की वजह से तो मॉनसूनी पवनें बनती हैं, ठीक है। लेकिन ठंडी जलधाराएं हमेशा और हमेशा रेनफॉल को डिस्करेज करती हैं। कैसे? इसके लिए आपको ह्यूमिडिटी वाला एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है, जब भी हवाओं का तापमान ज्यादा होता है तो उनमें ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अधिक गर्म पानी के ऊपर जो हवाएं बह रही हैं उनका भी हवाओं का तापमान बढ़ जाता है, वो बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख लेती हैं और जब वो स्थल पर पहुंचती हैं, किसी पर्वत से टकराती हैं तो बारिश करा देती हैं। लेकिन जब ठंडी जलधारा के ऊपर से जो हवा बहेगी उसकी आर्द्रता धारण क्षमता, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत कम होगी, है ना। तो जरा सा जल लेके चलेंगी वो, और जब वो स्थल भाग पे पहुंचेंगी तो कोई वर्षा नहीं करवा पाएंगी वो। यही कारण है कि ठंडी जलधाराएं जहां से बहती हैं वहां पे कालांतर में समय के साथ बाद में चल के डेजर्ट क्लियर बन जाते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे ये अपना नामिब डेजर्ट, ठीक, यहां पे आप देखोगे आटाकामा डेजर्ट, है ना। ये मैं इधर दिखा दूं इसको, ये देखो, चलो ये कौन सी करंट है, ये पेरू करंट है। तो यहां पे आपका आटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। ये देखो, ये आपकी कौन सी जलधारा है, ये आपकी बेंगुएला जलधारा, इसकी वजह से यहां पे आपने बनाया नामिब डेजर्ट, ठीक। इसी तरीके से आपकी कनारी जलधारा, एटलस, यहां पे जो है समुद्र क्या मिलेगा आपको, एटलस नहीं, सहारा डेजर्ट, ठीक है। इसी वजह से आप होता क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पे, ये देखो जैसे कोई महाद्वीप ले लूं मैं, आप जब भी देखोगे महाद्वीप के पश्चिमी भागों पे हमेशा ठंडी जलधाराएं बह रही होती हैं। इनका असर क्या होता है, ये वहां पे रेगिस्तान बना देती हैं। जैसे कि आप कैलिफोर्निया देखोगे, यहाँ पे आपका मुजावे डेजर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आटाकामा मैंने बता ही दिया। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है, केवल इसकी वजह से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा ठंडी जलधाराएं वर्षा को कम करती हैं, जिस वजह से मरुस्थल बनने की स्थितियां बन जाती हैं। अगला इफेक्ट देखोगे आप, फिशिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ये मत्स्य उत्पादन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो जलधाराएं हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट का काम करती हैं, ये जो है पोषक तत्वों के वितरण का काम करती हैं। पोषक तत्व मेनली क्या हो गया अपना, प्लैंकटन, है ना। ये मछलियां इनको खाती हैं और इनकी वजह से जिंदा रह पाती हैं,
ठीक। प्लस ये नए क्षेत्रों से आ रही हैं, फ्रेश ऑक्सीजन भी ले लेकर आती हैं ये। इस वजह से समुद्री जीवन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। जहाँ पे जलधाराएं रेगुलर सप्लाई करती रहती हैं वहाँ पे अच्छा समुद्री जीवन देखने को आपको मिलेगा। और विशेषकर आप देखेंगे जब भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर जो है प्रमुख जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र बनते हैं, क्योंकि जनरली ठंडी जलधाराएं ये अपने साथ प्लैंकटन लेके आती हैं, पोषक तत्व। ठीक है। और गर्म जल मिलने से मछलियों के लिए एक आदर्श तापमान, एक आइडियल कंडीशन बनती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये दिख रहा है आपको जापान, यहाँ पे आपका ये क्यूरोशियो ऊपर से आया आयोशियो, और इनके मिलने से क्या बना आपका जापान बैंक। यहाँ पे आपकी मछलियाँ पैदा हो रही हैं। सिमिलरली ब्रिटेन के आगे यहाँ पर भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसको क्या बोलते हो आप, डॉगर बैंक। और यहाँ पे अपना ग्रांड बैंक। ये सब ठंडी जलधाराएं जो है यहाँ पे प्लैंकटन उपलब्ध कराती हैं, जिस वजह से मत्स्य उत्पादन केंद्र बन पाता है। ठीक। लेकिन सभी जलधाराएं जो हैं वो मछलियों के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। एक सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल है अल नीनो। अल नीनो जरा मैं बताता हूं आपको। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। ये जो पेरू करंट बह रही है ना, ये ठंडी जलधारा है और ये अपने साथ बहुत सारे प्लैंकटन लेके आती है, जिस वजह से हम मछलियां खूब सारी पाई जाती हैं। लेकिन जब समय के साथ आप उस वीडियो को देखना, होता क्या है कुछ 3 साल या 4 साल बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, देखो ये जो अपने सीईसी है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये गर्म है। ये क्या करती है, कभी कभी नीचे की तरफ इसका पानी मुड़ जाता है और इस ठंडी जलधारा को रिप्लेस कर देता है। इसी गर्मा गर्म पानी को आप बोलते हो अल नीनियो, है ना। और ये गर्म जलधारा का एक प्रमुख प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पे जो मछलियां पाई जा रही हैं ये उनको मार देता है। मतलब यहाँ ये इसमें प्लैंकटन की कमी है, या यूं कहें मछलियों को सूट नहीं करता ये पानी, और मछलियां यहाँ से गायब होने लगती हैं या कुछ मरने भी लगती हैं। ठीक है। तो सभी जलधाराएं फायदेमंद नहीं होती हैं। अच्छा, अगला असर आप देखिए नेविगेशन पे क्या इफेक्ट डालता है ये। नेविगेशन में सिंपली एंशियंट टाइम की मैं बात करूं, पुराने समय की, तो जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, व्यापारी क्या करते थे, अपनी नाव जो है जलधाराओं के साथ साथ ही बहा कर ले आते थे। लेकिन अब तो अपने जो बोट्स आती हैं, जो भी वेसल्स हैं, शिप हैं, उनमें मोटर लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है, तो इंजन पावर्ड है, उनको अब इससे जलधाराओं से मतलब नहीं है, वो तो अपनी मनचाही दिशा में चलते हैं। लेकिन एंशियंट आदिकाल की मैं बात करूं, पुराने समय की, प्राचीन काल की, नॉट आदिकाल, प्राचीन काल की बात करूं, तो जलधाराएं जो हैं व्यापारिक मार्ग का काम करती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जलधाराओं की वजह से फॉग बनता है। फॉग, वो डिओड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉग जो है कोहरा। होता क्या है, जब भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, उनके मिलने से क्या होता है, कोहरा बनता है। और ये कोहरा क्या करेगा, समुद्री यातायात को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, विजिबिलिटी इससे बहुत इफेक्ट होती है। ये कोहरा कैसे बनता है, अगेन इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। होता क्या है, जैसे सपोज ये कोई ठंडी जलधारा आ रही है, ठीक, ये ठंडा पानी है, इस ठंडे पानी के ऊपर जो भी हवाएं होंगी वो सुपर ठंडी होंगी। ये यहां से गर्म पानी आ रहा है, इसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी। जब ये दोनों मिलते हैं तो गर्म हवा इसके ऊपर आ जाएगी, ठंडी हवा इसके नीचे जबरदस्ती घुस जाएगी। ये ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। अब क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर कम है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस, और जब ज्यादा टेम्परेचर है तो इसमें मॉइस्चर भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, हाई मॉइस्चर है। अब क्या है, इस ठंडे पानी की वजह से इसका तापमान गिरना स्टार्ट होता है और इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जगह जगह पर पानी की हल्की हल्की बूंदें बन जाती हैं। उन्हें ही आप कोहरा बोलते हो, उसे आप जो है फॉग बोलते हो। ठीक है। जब भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, फॉग बनेगा और ये यातायात को प्रभावित करता है। ठीक। इसी प्रकार ठंडी जलधाराएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं, आइसबर्ग, हिमखंड लेके आती हैं। और जो हिमखंड जो यातायात के लिए ऑब्वियसली आप जानते हैं बहुत ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, कौन सी मूवी थी वो, अरे यार नाम और भूल गया मैं, टाइटैनिक मूवी। टाइटैनिक मूवी जो है, आइसबर्ग की वजह से वो टाइटैनिक शिप अपनी डूब गई थी। अब इसका जो है विश्लेषण मत करने लगना कि वो आइसबर्ग की वजह से डूबी थी या हीरोइन की वजह से डूबी थी। कुल मिला के ये समझिए कि आइसबर्ग जो है ये समुद्री यातायात को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कोई दूसरा टॉपिक। और आप लोगों को कुछ और ऑन डिमांड कुछ वीडियो बनवानी हो तो बिल्कुल कमेंट करो, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करो। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पे आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो मुझसे।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।